ठीक है, शुरू करें। आप लोगों का न्यू मंथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। न्यू मंथन क्लासेस का कुछ सामाजिक दायित्व भी है। न्यू मंथन क्लासेस यह चाह रहा है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनका बेस बहुत अच्छा किया जाए। इसके लिए न्यू मंथन क्लासेस जो है अपना सामाजिक कर्तव्य को निभाने के उद्देश्य से बिहार के बच्चों के लिए एक उद्देश्य लेकर आया है, जिसके तहत आज हम क्लास 10वीं का रसायन शास्त्र की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको समझ में आएगा और चूंकि यह क्लास 10वीं का चैप्टर है तो उसी तरह से बच्चे की तरह से ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जिसका नाम है पहला चैप्टर। देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है आपको दिख गया होगा, यह कह रहा है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इंग्लिश में कहेंगे केमिकल है ना, रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में कई सारी घटनाओं को देखते हैं। हम देखते हैं कि जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि हमारे खाने पीने के पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है उसका भी निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 का निर्माण होता है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। यह सारे चीजों का जो निर्माण हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है? यह हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये सारे चीजें बन रही हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनती हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है रासायनिक समीकरण का। रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिन घटनाओं से रासायनिक समीकरण का निर्माण हो जाए उसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? रासायनिक अभिक्रिया में यह देखा जाता है कुछ चेंजिंग आ जाता है। क्या क्या चेंजिंग आ जाता है? कभी कभी यह देखा जाता है जो चेंजिंग आता है, क्या चेंजिंग आता है कि जो अवस्था है पदार्थ की वह बदल जाती है। पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। कभी कभी किसी गैस का निष्कासन हो जाता है। कभी कभी क्या देखा जाता है कि गैस का निष्कासन हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें नजर आते हैं किसमें? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में। और इसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने बुक की ओर। हमारा बुक क्या कहना चाहता है? यहाँ आप देखें, यहाँ कहता है कि कमरे में, गर्मियों में कमरे के ताप पर
दूध को खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं गर्मी में दूध क्या होता है, फट जाता है। तो हम यह जानते हैं दूध फट जाता है, यह बात हमें पता है। अगला कहता है कि लोहे का कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? आर्द्र का मतलब है भींगा हुआ, नमी युक्त वायु। तो कहता है नमी युक्त वायु में छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो हमको पता है कि जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ने पे क्या होता है? जंग लग जाता है। और जंग का रासायनिक सूत्र भी हम यहाँ जान ले, वह होता है Fe2O3 होता है। किसका सूत्र? जंग का रासायनिक सूत्र होता है। फेरिक ऑक्साइड पढ़ा जाता है। अगला है क्या होता है? अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्या होता है? तो हमें यह पता है कि अंगूर के किण्वन से क्या किसका निर्माण होता है? शराब का निर्माण होता है। अंगूर के किण्वन से शराब का निर्माण होता है। तो आपके मन में आ सकता है कि किण्वन क्या है? किण्वन है वैसी घटना जिसमें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र आपको जानकारी है ही, C6H12O6। माने ग्लूकोज का विघटन, टूट जाना। किसमें टूट जाना? तो इथाइल अल्कोहल में। तो इथाइल अल्कोहल को लिखते हैं C2H5OH लिखा जाता है और CO2 निकलता है। इस अभिक्रिया को ही फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, पीने वाले शराब को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ऐसी घटना को किण्वन या इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। फिर कह रहा है भोजन पकाया जाता है तो भोजन पकने में भी रासायनिक चेंजिंग आ जाते हैं और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। तो भोजन का पचना भी केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भोजन का पचना और पकाना रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ पे एक लाइन और हम चर्चा कर लेते हैं। अभिक्रिया में दो प्रकार की बातें आती हैं। अभिक्रिया में दो प्रकार की बातें आती हैं। क्या क्या बात आता है? अभिक्रिया माने रिएक्शन, दो प्रकार के। एक को कहा जाता है भौतिक अभिक्रिया और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो परिवर्तन होता है उसमें जो पदार्थ बनता है अपने मूल रूप में नहीं लौटता है। भौतिक में अपने माने फिजिकल में अपने मूल रूप में लौट जाता है। जैसे पानी से बनता है बर्फ, तो बर्फ से पानी बन सकता है। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई? तो यह हो गई भौतिक। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो चेंजिंग होगा वह परमानेंट हो जाएगा, वह अपने मूल पदार्थ में कभी भी नहीं लौट पाता है। जैसे पेड़ के पत्ती का पक जाना, अब पेड़ के पत्ती का पक गया तो वह हरा नहीं हो पाएगा, तो यह कैसा अभिक्रिया में आएगा? रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। ठीक उसी प्रकार भोजन पक जाएगा, चावल पक जाएगा, दाल पक जाएगा, वो कच्चा नहीं होगा, तो कैसा अभिक्रिया होगा? रासायनिक। शरीर में भोजन पच जाएगा तो वह फिर से कच्चा नहीं होगा, तो कैसा अभिक्रिया होगा? रासायनिक अभिक्रिया होता है। यही सब जो है हमारे बुक में दिया गया है। क्रियाकलाप एक दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्रियाकलाप का सारांश ये है कि यह कह रहा है कि एक मैग्नीशियम धातु का रिबन लेना है, उसको पहले रगड़ देना है। किससे रगड़ देना है? तो यहाँ लिखा हुआ है रेगमाल से रगड़ कर साफ कर देना है। तो रेगमाल होता है जिसको एक कागज आता है जिसको सैंड पेपर कहा जाता है, सैंड पेपर, सरेस कागज भी हम लोग कहते हैं उसको। तो रेगमाल से कहता है कि रिबन को रगड़ देना है। फिर कहता है इसको जलाना है। इसका सारांश यही है कि दहन करिए माने जलाइए, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यह क्या बनाता है? तो यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसका सार यही है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब यह जलता है तो कैसा दिखता है? तो श्वेत चमकदार लौ देता है, माने जलने के टाइम यह श्वेत चमकदार लौ के साथ जलता है। और यह जो है यह भी जो पाउडर बन जाता है, लास्ट टाइम में यह पाउडर बन जाता है, उसका भी कलर सफेद हो जाता है। तो हमने देखा अभी थोड़ी सी चर्चाएं की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। अब विचार करते हैं, अगले पृष्ठ की ओर हम चलते हैं।
तो वही चीज यहाँ लिखे हुआ है कि चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है ना। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिससे हमने अभी बताया है, MgO का क्या बन जाता है, तो चूर्ण अर्थात पाउडर बन जाता है। वही बातों को यहाँ लिखा गया है। और भी कुछ प्रश्न है तो उसको हम अगले खंड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो आएगा, उसमें सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। फिलहाल जो हमारे काम का है उसको हम करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें यह कह रहा है कि क्या करना है, लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। तो HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक फ्लास्क लिया हुआ है, इस फ्लास्क में कह रहा है कि HCl लेना है और उसमें क्या रखना है, तो जिंक जस्ता को मिला देना है। तो HCl और जब जिंक को मिलाते हैं तब क्या होता है, यह बनता है जिंक क्लोराइड बनता है और प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह अभिक्रिया क्रियाकलाप करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2HCl लगा देंगे तो यह अभिक्रिया क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। जिंक Cl2 2Cl है तो यहाँ भी Cl2 हो गया और H2 हाइड्रोजन 2 है तो H2 हमने लिख दिया। एरो का मतलब है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। उसके बाद एक और अभिक्रिया यहाँ पढ़ने के लिए दिए हुआ है, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। फिर से कह रहा है जिंक रख करके अभिक्रिया को देखिए। जिंक जब हम रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। ZnSO4 को जिंक सल्फेट कहते हैं। और कौन सी गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह बात क्रियाकलाप में हमें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सी घटना होती है, तो हमने चर्चा किया है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास और उत्सर्जन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो गैस का निकास हो रहा है। और तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो तापमान में जो परिवर्तन होगा उसका उदाहरण आगे आ जाएगा, वह भी उदाहरण हम लोग देख लेंगे। अब चर्चा कर रहा है कि रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या बनेगा, रासायनिक समीकरण भी बनेगा, रासायनिक समीकरण भी बनेगा। तो शुरू में इस्तेमाल होता था शब्द समीकरण, लेकिन शब्द समीकरण थोड़ा लंबा हो जाता था, यह यूज करना थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता था, माने शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता था। तो शब्द में कैसे, जैसे मैग्नीशियम है तो लिख दिया है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन को भाषा में लिख दिया ऑक्सीजन, और बना MgO तो उसको लिख दिया शब्द में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह कैसा समीकरण हो गया, शब्द समीकरण कहलाता है। ये थोड़ा लिखने में कठिन था तो इसको क्या किया गया, आसान करने के लिए शब्द समीकरण को बना दिया गया, कंकाली समीकरण बना दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है और वह अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से यह क्या बन गया, तो यह बन गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तो हो गया आपका शब्द समीकरण की शब्द में लिख दिया गया। ठीक है, अब इसी का बना है, आसान करने के लिए इसको कंकाली समीकरण में बदल दिया गया है। ये हमने लिखा है मैग्नीशियम, है ना, ये लिखा है मैग्नीशियम। तो कंकाली समीकरण में मैग्नीशियम को शॉर्टकट में Mg लिखा जाता है जो उसका संकेत होता है। ऑक्सीजन को लिखते हैं O ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या होगा, MgO बनेगा। तो यह क्या हो गया, इस कैसा समीकरण हमारा तैयार हुआ, कंकाली समीकरण हमारा तैयार हो गया। तो अब जो हम प्रयोग करने वाले हैं, ज्यादातर प्रयोग होगा वह कंकाली समीकरण का ही प्रयोग होता है। उसके बाद यह जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसमें जो है बाईं तरफ जो होता है उसको कहते हैं अभिकारक कहा जाता है, और दाईं तरफ जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट कहा जाता है, और MgO जो बना उत्पाद को इंग्लिश में हम प्रोडक्ट कहा जाता है। अर्थात एरो के बायां तरफ जो है, यहां पर ध्यान दीजिए,
एरो के बायां तरफ जो है वह आपका अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाएगा। एरो के दाएं तरफ जो हमें प्राप्त हुआ उसे उत्पाद या प्रोडक्ट हमें कहना है। और एरो का चिन्ह यह बतलाता है कि जो अभिक्रिया है उसका दिशा क्या है, मतलब दिशा का मतलब कि हमें MgO हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। क्या अगला पृष्ठ हमारा कह रहा है? वही चीजें हैं कि अभिकारक को कहते हैं LHS। बाईं ओर क्या लिख रहे हैं हम? अभिकारक को लिखते हैं LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ अभिकारक, और अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं Mg+O तो जान ही रहे हैं। और दाईं तरफ राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड क्या हम लिखते हैं? तो हम उत्पाद को लिख देते हैं, यही हमें लिखा हुआ है। फिर रासायनिक समीकरण लिखना तो हमने बता ही दिया कि शॉर्टकट में इसे कहते हैं क्या? कंकाली समीकरण कहा जाता है, उनको हम बता ही दिए हैं। अब कहता है कि संतुलित जो है रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाएंगे, है ना? संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, इस पर अब चर्चा थोड़ी करनी है, ठीक है। अब इसके पहले एक नियम आता है, उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना? तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहा जाता है। अब इसको देने वाले व्यक्ति का नाम था लेवोजियर, नाम था लेवोजियर ने इसे दिया था। इनका कहना है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो न जो है द्रव्यमान बनता है और न द्रव्यमान का नाश होता है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। हमने क्या कहा, एक बार और रिपीट हम कर देंगे। लेवोजियर का यह कथन था कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो न तो नए द्रव्यमान बनते हैं और न ही नए कोई द्रव्यमान का विनाश होता है, न बनता है न विनाश होता है। किसका? द्रव्यमान का, मास का। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो इसके लिए कहता है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा जैसे Mg+O, तो यह बात हम जान चुके हैं, इसको कहना है अभिकारक। बनता है MgO, तो इसको कहना है उत्पाद। तो यह कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अभिकारक का उत्पाद, अभिकारक का द्रव्यमान जो है बराबर होगा उत्पाद के द्रव्यमान का। उत्पाद के द्रव्यमान का क्या होगा? बराबर होगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यह करना पड़ता है कि परमाणु संख्या माने अभिकारक का परमाणु संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि अभिकारक का परमाणु संख्या माने एटॉमिक नंबर बराबर होना चाहिए उत्पाद के परमाणु संख्या से। तो ये जैसे ही बराबर होगा तो दोनों का द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात निष्कर्ष निकल करके सामने आई वह यह आई कि बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? अभिकारक का परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या को बराबर कर लेना है। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहां पे देखा जाए, एक उदाहरण दिया है, देख लेते हैं उसको। यहां पर लिखा है Zn+H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 आता है। जैसे यहाँ पे Zn+H2SO4 यह क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस H2 बना रहा है। अब देखिए क्या यह बैलेंस है? क्या करना पड़ेगा? बायां और दायां को मिला लीजिए। एक यहाँ पे जिंक की संख्या कितनी है? एक परमाणु है। जिंक की संख्या कितनी है? एक है। हाइड्रोजन का देखिए H2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? यहाँ सल्फर कितना है? 1 है, तो यहाँ भी 1 है। O4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। जितना बायां तरफ उतना दाईं तरफ। तो हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि यह समीकरण क्या है? यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण बैलेंस में है। दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर।
तो यहाँ पे बताया गया है कि बाईं तरफ को हम जोड़ लेना है, दाईं तरफ को जोड़ लेना है, ये सारी चीज को बताया गया है। जैसे हमने गिन लिया वैसे गिन के लिख दिया। उसके बाद इस समीकरण को बताया गया है कि एक नेक्स्ट समीकरण दिया गया है बुक में, कहता है कि Fe है प्लस H2O है, यह बना रहा है Fe3O4, है ना, फेरिक ऑक्साइड प्लस जो है H2 बना रहा है। ठीक है, अब यह पूछा जा रहा है कि क्या यह बैलेंस है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ Fe है, यहाँ Fe3 है ना, फिर O है, O4 है, O4 है। देखने से ही लग रहा है कि यह बैलेंस नहीं है। तो यह हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि बैलेंस हम कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, इस बात को चेष्टा कर रहा है समझाने का। यह बुक कह रहा है कि सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, आप समीकरण लिख लीजिए, और कहता है कि सब में आप क्या काम कीजिए कि बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले आप बॉक्स बना लीजिए समीकरण को, अगर बैलेंस करना है तो हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया, सब में बॉक्स बना दिए। चलिए, और ये जो बॉक्स बनाए इसको कहता है कि ये आपका चरण फर्स्ट है, माने स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपको कहता है कि बॉक्स बना लीजिए। फिर कहता है कि आप गिनिए कि सबसे ज्यादा परमाणु किधर है, कहां पर है, दोनों तरफ को आप तुलना कीजिए, और जो सबसे ज्यादा परमाणु है, जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु है, सबसे ज्यादा एटम है, वहां से बैलेंस कीजिए। तो आप देखिए यहां पर Fe है तो Fe एक है, क्लियर है। यहाँ H2 हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहां भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे Fe एक है, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, Fe3 है तो Fe कितना हो गया, 3 है। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो हमने क्या कहा कि सबसे ज्यादा वाले परमाणु संख्या को ही सबसे पहले बैलेंस करें। यह आपका हो जाएगा स्टेप 2 हो जाएगा। माने स्टेप 2 में मेरी बातों को सुनिएगा कि सबसे ज्यादा वाले परमाणु संख्या को पहले बैलेंस कर लेंगे। तो समीकरण को लिखते हैं Fe प्लस H2O, फिर Fe3O4 प्लस H2, बॉक्स बना हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है ना, ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ भी दिखा रहा है कि ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको इस ऑक्सीजन को 4 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। और आपके मन में यहाँ पे सवाल आएगा, उस सवाल को हम यहीं पे संदेह को खत्म करना चाहेंगे। आपके मन में आएगा कि यह H2O था, तो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन को 4 करना है, तो यहाँ पर क्यों नहीं 4 लिख दिए, ऐसा सवाल आ सकता है। लेकिन इससे क्या होता है कि केमिकल का जो सूत्र है वह चेंज हो जाता है। इसीलिए हमको पानी का सूत्र है H2O, तो H2O ही रहने देना है। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं जो हमारा कंपाउंड है उसका फॉर्मूला चेंज कर जाए, इसलिए इस प्रकार हमको नहीं करना है। तो हमको क्या हम लगा सकते हैं, 4 को हमको आगे ही लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए यह गुना में है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन तो हो गया। अब हम कहीं भी बैलेंस कर सकते हैं, किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब हम दूसरा चरण में क्या कर सकते हैं, अगला चरण में Fe प्लस, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन की संख्या आपको कितना दिख रहा है, 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे H2 है केवल। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सारा जो हम लिख रहे हैं उसको उतार दीजिए, Fe3O4 और प्लस, अब हमारा 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमको H2 है तो क्या करना चाहिए, 4 लिख देना चाहिए। तो यह हमारा बैलेंस हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, है ना। और अब देखिए अब कौन सा बैलेंस नहीं है, आपको खुद नजर आ रहा होगा। तो अब लग रहा है हमको कि केवल लोहा है, माने Fe है जो बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे इधर, अब हम आसानी से कर सकते हैं। Fe में क्या लगा दें, बोलिए तो क्या लगा दें, 3, तो 3 लगा देते हैं, है ना। और प्लस प्लस 4H2O, फिर हम लिख देते हैं उसको Fe3O4 और प्लस 4H2, और यह हमारा क्या हो गया, स्टेप 4 हो गया। और हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमारा जो रासायनिक समीकरण है वह हो गया, बैलेंस हो गया। गिन लेना है, गिन करके फाइनल हो गया कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया,
बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम अभी चर्चा किए हैं। अब चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर, हम चलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, देखिए स्टेप करके जो हमने चर्चा कर लिया है। यहाँ हमारा समीकरण बैलेंस हो गया है। 5 में जो है लोहा को लास्ट में हम किए तो हमारा ये बैलेंस समीकरण है। अंत में कह रहा है कि परिकलन अर्थात गिन लीजिए। तो हमने देखा पिछले पृष्ठ पर कि लास्ट में हम लोग गिन लिए हैं, दोनों तरफ बाईं तरफ दाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर थी, तो हमारा जो है समीकरण क्या है, बैलेंस हो गया। इस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, माने एक एक करके हम जब कर रहे हैं ना, तो इस तकनीक को कहते हैं, बैलेंस करने की इस तकनीक को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। तो इसकी सारी चर्चा हो गई। चलते हैं हम अगले पृष्ठ की ओर अपना बात करते हैं। अब कहता है कि ये तो हो गया, चलो बैलेंस वैलेंस हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, कभी कभी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना पड़ता है। भौतिक अवस्था को भी दर्शाना पड़ता है कि क्या गैस का इस्तेमाल हो रहा है, द्रव का इस्तेमाल हो रहा है, जल का इस्तेमाल हो रहा है, आदि को भी कभी कभी अभिक्रिया में लिख देना पड़ता है। कोई कोई अभिक्रिया में, सभी में जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए बताता है कि भौतिक अवस्था है ना, फिजिकल स्टेट को भी लिख दिया जाता है। जैसे अगर गैस आ जाए तो उसके लिए एक शब्द कहीं पर जी लिख देना है। उसके बाद अगर ठोस आ जाए तो ठोस के लिए सॉलिड चलता है तो पहला अक्षर एस लिख देंगे, गैस का पहला अक्षर जी, सॉलिड का पहला अक्षर एस लिख देंगे। उसी प्रकार एक होता है जलीय, तो जलीय को कहते हैं इंग्लिश में एक्वस, तो इसी का शॉर्टकट चलता है AQ, हम लिख देंगे जलीय के लिए। और एक होता है द्रव, तो द्रव को तो हमको पता है कि लिक्विड कहते हैं, तो पहला अक्षर क्या होगा, L होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में इन सब चीजों को लिख दिया जाता है और इससे हमें क्या पता चलता है, तो समीकरण का भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझाया हुआ है, यही हम समझा देंगे कि देखिए Fe में S लगाया है, यह हमको क्या जानकारी दे रहा है कि लोहा की अवस्था ठोस अवस्था है S, H2O का अवस्था लिखा है गैस का अवस्था, माने जल तो है लेकिन किस अवस्था में है अभी, यह गैस वाली अवस्था में है, मतलब भाप का प्रयोग किया गया है। जल का कौन सा अवस्था, भाप वाली, तो गैस लिख दिया है। यहाँ Fe3O4 बना है तो इसमें S लिखा है, S माने सॉलिड, यह कैसी अवस्था है, ठोस वाली अवस्था है। और G माने यह 4H2 कैसे अवस्था में है, गैस वाली अवस्था में है। इन्हीं अवस्थाओं को कहते हैं भौतिक अवस्था कहा जाता है। फिर कहता है कि कोई कोई समीकरण में जो है ताप, दाब और उत्प्रेरक का भी प्रयोग किया जाता है, उसको भी कहीं कहीं दिखा दिया जाता है, कहीं कहीं दिखा दिया जाता है कि कितना तापमान का प्रयोग हुआ है, कितना दाब का प्रयोग हुआ है, उसको भी रासायनिक समीकरण में दिखाया जा सकता है। फिर से उदाहरण दिया है, हम यहाँ समझ सकते हैं। एक अभिक्रिया लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो गैस रूप में है, G माने गैस है, 2H2 मैंने हाइड्रोजन भी लिया है, गैस के रूप में लिया है, और यह बनाया है CH3OH, यह जो है यह लिक्विड फॉर्म में है, अर्थात यह जो है द्रव रूप में पाया गया है। तो इसको पढ़ते हैं मिथाइल अल्कोहल, CH3OH को हमको क्या पढ़ना चाहिए, मिथाइल अल्कोहल। और हमें पता ही है कि यह जो है जहरीला शराब होता है, पीने योग्य शराब यह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दिखाने का उद्देश्य यह है कि यह जो अभिक्रिया हुआ है यह 340 ATM माने 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह अभिक्रिया संपन्न हुई है। 340 वायुमंडलीय दाब पर, 340 वायुमंडलीय दाब पर संपन्न हुआ है, यह बताने का प्रयास यह अभिक्रिया कर रहा है। तो कहता है कि कुछ अभिक्रियाओं में ताप, दाब, उत्प्रेरक को भी बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बता दिया जाता है, या लिखा रहे तो हम क्लियर हो जाएंगे, ये होता है। अब कहता है कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह भोजन पेड़ पौधों का ग्लूकोज होता है। तो पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 है। तो कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किस रूप में है, तो जलीय रूप में है, AQ माने जलीय रूप, एक्वस रूप में है। फिर है 12H2O, तो 12H2O है जल है, किस रूप में है, तो द्रव रूप में है। दोनों के अभिक्रिया से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, 6 ऑक्सीजन और 6 जो है
जल बन रहे हैं, 6 अणु जल के बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य एकमात्र समझना है कि यह कह रहा है कि यहाँ उत्प्रेरक का उपयोग हुआ है। उस उत्प्रेरक कौन है यहाँ पर? इस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक है वह उत्प्रेरक जो है वह है सूर्य प्रकाश है। माने सूर्य प्रकाश के कारण अभिक्रिया घटित हुआ है तेजी से, इसीलिए इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम कौन किया? सूर्य प्रकाश किया। तो यहाँ उद्देश्य मात्र इतना है कि उत्प्रेरक आदि को भी बता दिया जाता है। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। जो भी प्रश्न है इसके लिए अलग से हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, उसमें सारे प्रश्नों को हम लोग समाहित कर लेंगे ताकि ज़्यादा लंबा भी हो सकता है वीडियो हो जाए। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में सारे प्रश्न को हम लोग उसको कर लेंगे एक प्रश्न में। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। आगे आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं? पहला तो आपको पढ़ना है कि कौन से प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। आसान शब्दों में हम इसे क्लियर करना चाहेंगे, जब दो अभिकारक जुड़ करके एक बन जाए उसे कहते हैं संयोजन, कॉम्बिनेशन। फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हमने कहा जब दो अभिकारक जुड़ करके, तो अभिकारक इंग्लिश बता चुके हैं रिएक्टेंट। जब दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाए, एक प्रोडक्ट बनाए, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहना है संयोजन अभिक्रिया कहना है। और इसी के लिए कई सारे जो है यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। कुछ एग्जाम्पल को देखिए बुक में जो दिया हुआ है। कहता है यह एक बीकर दिया है, कहता है बीकर में क्या भरा हुआ है? तो पानी भरा हुआ है। कहता है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दीजिए। CaO को क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा जाता है। और Ca को हमको और भी एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो हम लोग जब सफेदी करते हैं अपने घरों में तो याद होगा चूना पत्थर आता है, उसको पानी में डाल देते हैं। तो वही है CaO, कहाँ डाल दिए? पानी में डाल दिए। अब कहता है आप क्या देखते हैं, या पूछ रहा है स्पर्श कीजिए, आप क्या देख रहे हैं? क्या ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार हम महसूस किए हैं कि वो पत्थर जो आता है कैल्शियम ऑक्साइड का, उसको जैसे ही पानी में रखते हैं वह काफ़ी गर्मी देता है, काफ़ी उबलने लगता है। अभिक्रिया जो है वह जो पूरा होता है अभिक्रिया, वह काफ़ी जो है उसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो कैसे अभिक्रिया होता है? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और पानी के साथ अभिक्रिया करता है। यह क्या बनाएगा? यह CaOH का ट्वाइस बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहता है बुझा हुआ चूना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों का सूत्र पूछ देता है। यह है बुझा हुआ चूना, जब जल गया अभिक्रिया कर लिया हाइड्रोजन के साथ मतलब जल के साथ। और इसको याद रखना है आपको कि इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों ही का सूत्र पूछा जाता है, दोनों जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? दो अभिकारक मिल करके हो गए एक, और ऐसे अभिक्रिया को क्या कहना है? संयोजन अभिक्रिया। एक उत्पाद बनाया तो कैसा अभिक्रिया हो गया? यह अभिक्रिया हो गया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब कहता है कि यह जो बुझा हुआ चूना बना, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग होता है घरों में सफेदी करने के लिए। तो याद रखना है, अगर पूछ देगा सवाल कि हम अपने घर में जो चूना लगाते हैं, चढ़ाते हैं, व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, उसमें किसका प्रयोग है? तो एक तो CaO दे देगा, एक CaOH2 दे देगा। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन CaOH2 का ही हम क्या करते हैं? सफेदी चढ़ाते हैं। अब जब ये CaOH2 को माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम चढ़ा देते हैं दीवार पर, 2-3 दिन के बाद
ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कैल्शियम कार्बोनेट अत्यधिक चमकने लगता है। तो आप देखेंगे कि व्हाइट वॉशिंग होने के 3-4 दिन के बाद दीवार पर चमक आता है। तो चमक किसके कारण आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। आपने संगमरमर का पत्थर सुना होगा, संगमरमर के पत्थर का भी सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो यहां दे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है, किससे अभिक्रिया कर रहा है? CO2 से, और क्या बना रहा है? CaCO3। CaCO3 इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। साथ में जल का भी निर्माण कहा जाता है, माने निर्माण होता है। तो ये इसी का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहीं पे लिखना चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे लिखना चाहिए था जल, लिख देना चाहिए था। तो ये निर्माण होता है। क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है आप क्लियर हो गए होंगे इन सब चीजों को। तो हम चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पे एक और दिया है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, कि कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए। जैसे कोयला जलाते हैं तो कार्बन जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है? CO2। तो आप देखिए दो उत्पाद मिलकर क्या होगा? एक हो गए। जब दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद हो जाए तो हमको कैसी अभिक्रिया कहना चाहिए? संयोजन अभिक्रिया कहनी चाहिए। चलिए अगले खंड में चले। और भी एक उदाहरण दिया है, हम समझ लेते हैं। जैसे 2H2 + O2 दिया है, तो यह क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन एक अभिकारक है। दो अभिक्रिया मिलकर के जब एक उत्पाद बना दे तो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? तो यह अभिक्रिया उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। ठीक है। अब यह कह रहा है कि जब हम देखे थे कि कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया कराया गया था किससे? जल से। तो अभी पिछले पृष्ठ पर हम देखें कि CaOH2 का निर्माण हुआ, और हमारा यह अनुभव रहा है कि जब यह अभिक्रिया होता है कैल्शियम ऑक्साइड का जल में, तो बहुत ज्यादा क्या उत्पन्न होता है? तो बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है। जिस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यह जो है उष्माक्षेपी क्या कहलाएगी? अभिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि क्या उत्पन्न होता है? बहुत ज्यादा उष्मा, हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। इतना ज्यादा उत्पन्न होता है कि हाथ तक जल सकता है ना? इतना ज्यादा उत्पन्न होता है। इसीलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो गया? ये वाला जो है यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक उदाहरण अगला दे रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन दे रहा है। तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा होता है मीथेन, और मीथेन को हम लोग क्या लिखते हैं? CH4 लिखते हैं। फिर इसका अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और जो है जल बन रहा है। तो यह दोनों जो है बनते हैं। तो इसमें भी कह रहा है, यह समझाना चाह रहा है उष्माक्षेपी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा निकल रहा है, मतलब उष्मा निकल रहा है। तो यह कह रहा है कि एक अन्य उदाहरण है कौन सी अभिक्रिया का? तो यह भी कह रहा है कि उष्माक्षेपी का ही, है ना? इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में इसको। जहां उष्मा निकलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब यह पूछना चाह रहा है कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? देखिए आपको पता होना चाहिए श्वसन कैसे है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जरा इसको समझिए। श्वसन को, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो वह प्रत्येक कोशिका में जाता है, और प्रत्येक कोशिका के में मौजूद रहता है ग्लूकोज मौजूद रहता है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन जाके जलाता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को, शायद आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि उस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का रूप पाइरुवेट के रूप में मौजूद रहता है। वह ऑक्सीजन जाता है और उसको जलाता है, और उससे क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो यहां पर होता है कि C6H12O6 रहता है। कहां रहता है? जो हम भोजन करते हैं वह पच करके चला जाता है, कोशिका में चला जाता है।
कोशिका में क्या मौजूद है? तो ग्लूकोज मौजूद है। तो ग्लूकोज को जलाने के लिए हम लोग सांस में कौन सा गैस लिए? ऑक्सीजन लिए। तो यह अभिक्रिया जो कर रहा है 6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, माने 6 अणु ऑक्सीजन का अभिक्रिया कर रहा है। ऑक्सीजन गैस लिए, और ऑक्सीजन जब गैस लिए, जब जला दिया, जलाने का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जब हो गया, तो हमारे कोशिका के भीतर क्या बनता है? तब बनता है उत्पाद में देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। उसके बाद बनता है 6 जो है अणु जल के बन जाते हैं, और प्लस में क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाता है। मतलब यहाँ पे एक नई बात हम लोग जान रहे हैं, श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसी ऊर्जा का उपयोग हम चलने में, बोलने में करते हैं। तो ऊर्जा जो श्वसन जो है केवल सांस लेने छोड़ने को नहीं कहते हैं, उसमें ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, तब जाके उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहा जाता है। एक बात और कहना चाहेंगे कि मनुष्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसका कुछ नाम है। जैसे गाड़ी में भराता है डीजल, कहीं पर पेट्रोल, तो मनुष्य में जो ऊर्जा का नाम है उसका कहते हैं, उसका पूरा नाम है एटीपी। पूरा नाम होता है एडिनोसिन, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं? मनुष्य में बनने वाले ऊर्जा का नाम है एटीपी। तो हमने देखा कि इसके दौरान ऊर्जा का निर्माण अर्थात उष्मा का निर्माण होता है। तो पूछ रहा है कि क्या श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक है, उष्मा या ऊर्जा निकल रही है? तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ, निकल रही है, अर्थात श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद कहता है कि साग सब्जी से कंपोस्ट बनता है, ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है। इसमें भी कह रहा है कि यह भी कैसी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें भी उष्मा का निर्माण होता है। बात करेंगे अगली अभिक्रिया की। इसमें अगला अभिक्रिया का नाम है वियोजन। बहुत आसान ही है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। अब इसको आसान भाषा में समझे, तब एक उत्पाद टूट करके या एक अभिकारक, ज्यादा अच्छा शब्द ये रहेगा, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसको कहना है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पहले संयोजन में हमने देखा कि 2 मिल करके 1 हो जाए, और यहाँ वियोजन में क्या है? 1 बट करके 2 या अधिक भाग में बट जाए, वैसे को कहना है वियोजन कहिए, अपघटन कहिए, या इंग्लिश में डिसोसिएशन कहिए। माने टूट जाने को ही वियोजन, अपघटन या डिसोसिएशन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिए हुआ है। एग्जाम्पल में कहता है कि फेरस सल्फेट को लेना है, FeSO4 को लेना है, ठीक है, और उसको गर्म करना है। यहाँ पे एक उदाहरण क्रियाकलाप दिए हुआ है कि फेरस सल्फेट को लीजिए और गर्म कीजिए। देखते हैं, अगले चैप्टर में चलते हैं, पृष्ठ पर उसका दिया होगा। अगले में है, कहता है कि अगर फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यह टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर एक यहाँ पे अभिकारक है, आपको दिख रहा होगा कितने भाग में बट गया? तो यह 3 भाग में बट गया है। तो हमने कहा 2 या 2 से अधिक में टूट जाए तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यह दोनों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों किस रूप में है? दोनों गैस रूप में ही होता है। और Fe2O3 जो है किस रूप में होता है? तो यह आपको सॉलिड के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके बाद एक और उदाहरण दिए हुआ है कि मान लीजिए आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए CO3, इसको भी क्या किया गया है? उष्मा दिया गया है, हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यह टूट रहा है किस में? तो CaO में टूट रहा है, और टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो देखने से क्या आप बता ही सकते हैं कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखने मात्र से आप सबको समझ में आ जाएगा। और हम आपको ऑप्शन दे कि संयोजन है कि वियोजन, तो आप कह सकते हैं कि वियोजन है,
एक जो है 2 में टूट रहा है, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 में टूट रहा है। और याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहना है, बुझा हुआ चूना कि बिना बुझा हुआ चूना, हाँ याद रखना है, इसको कहना है बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी चीज को समझाने के लिए उदाहरण ले रहा है, हम यही बता देंगे, आप समझ भी पा रहे होंगे आसानी से। एक लाइन और बता दें कि जो फेरस सल्फेट का ओरिजिनल सूत्र होता है वह होता है FeSO4 × 7H2O होता है ना। जब गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है, गर्म करने पर इसका जल निकल जाता है और इसका रंग जो है परिवर्तन हो जाता है, जो इसका रंग है वह चेंज होने लगता है। तो ओरिजिनल सूत्र फेरस सल्फेट का होता है FeSO4 × 7H2O, इसका सूत्र होता है। और भी आपके बुक में दिया हुआ है कुछ उदाहरण, कुछ नहीं है, बस उदाहरण दे के आपको समझाना चाह रहा है, कुछ ऐसा विशेष बात इसमें नहीं है कि एक टूट करके दो या दो से अधिक बने तो कैसी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। यहां लिया है लेड नाइट्रेट, 2PbNO3 का ट्वाइस है, NO3 का ट्वाइस है, इसको पढ़ना है लेड नाइट्रेट। तापन इसको दिया गया है, उष्मा दिया गया है, तो टूट जा रहा है 2PbO, तो 2PbO को क्या पढ़ना है, लेड ऑक्साइड में यह टूट जाता है, इसको पढ़ना है लेड ऑक्साइड। 4NO2 इसको पढ़ना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको पढ़ना है, और O2 इसको पढ़ना है ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए कितनी संख्या है अभिकारक की, एक है, एक कितने में टूट गया, 3 प्रोडक्ट में टूट गया, तो कैसी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और NO2 का रंग कैसा है, तो भूरा रंग का धुआं होता है, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इसमें उत्पन्न होता है। तो यह भी किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। आपको यह एक क्रियाकलाप दिख रहा होगा, यह क्रियाकलाप आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजों को समझ सके। इस क्रियाकलाप में क्या किया गया है, एक जग को लिया गया है और जग में क्या है, तो पानी को भरा गया है। पानी में 2 इलेक्ट्रोड जो काले रंग के आपको दिख रहा है ना, जो काले रंग के आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और यहाँ पर क्या किया गया है, बैटरी, यह क्या है आपका, बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो बैटरी में, इस बैटरी जो है वह 6 वोल्ट का है, तो 2 तार को जोड़ दिया गया है और इसमें क्या भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर से पानी जा सकता है इसमें। अब यह क्या समझाना चाह रहा है, यह समझाना चाह रहा है जल का वैद्युत अपघटन, माने विद्युत से टूटना, अपघटन माने टूटना। अब इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि जल मतलब होता है H2O, और जब यह टूटेगा तो क्या बनेगा, जल 2 ही भाग में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यह बात तो हम समझ ही रहे हैं, उसी को इतना करके समझाया जा रहा है। तो H+ और OH- में टूट जाता है, H+ और OH- में कौन टूट जाता है, तो पानी टूट जाता है। अब एक बात आपको पता है कि बैटरी में 2 छोर होते हैं, माइनस वाला छोर को याद है क्या कहा जाता है, तो माइनस वाला छोर को कहते हैं हम कैथोड कहा जाता है, और प्लस वाला छोर को हमको क्या कहना है, एनोड कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। अब आप अपने बुद्धिमता से बताइए कि जब बिजली सप्लाई हुआ तो H2O टूट गया, H2O टूट गया, चलिए भाई टूट गया, तो यह बात ही पता है कि हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा, क्योंकि 2 ही चीज है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। अब एक बात बताइए, इस आयन को देख के बताइए कि कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, माइनस पर क्या मिलेगा, प्लस और माइनस वाला में क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, मतलब माइनस की ओर कौन आकर्षित होता है, प्लस आकर्षित होता है। तो H2 गैस कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिल जाएगा, और जो एनोड है जो प्लस वाला है तो वहां पे हमको जो है क्या मिल जाएगा, तो हमको O2 गैस मिल जाएगा, कहां पर, तो एनोड पर हमको O2 गैस मिल जाएगा। यही अभिक्रिया यहाँ पे करके आपको दिखाया हुआ है। जो सारांश है एकमात्र इतना ही है
कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। किससे? जल के वैद्युत अपघटन से। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। आगे बात करें, और भी कुछ उदाहरण लिए जा रहा है वियोजन अभिक्रिया का। पूरी तरह से समझा ही देना चाहता है कि टूटना किसे कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि सूर्य प्रकाश में रखने के लिए बोल रहा है। सूर्य प्रकाश में किसको रखने के लिए बोल रहा है? तो कहता है कि सिल्वर क्लोराइड को रख दीजिए। AgCl किसका सूत्र है? सिल्वर क्लोराइड का। अब सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? तो श्वेत, माने एकदम सफेद रंग का होता है। और सूर्य प्रकाश में छोड़ने पर यह टूट जाता है, अलग अलग में टूट जाता है। कैसे टूट जाएगा? तो यह टूट जाएगा 2Ag में टूट जाएगा और Cl में टूट जाता है ना, Cl2 में टूट जाता है, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। और इस दोनों का उसमें जहां पर आप रखेंगे किसी प्लेट में 2AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे तो वह श्वेत दिखता रहेगा। और जैसे ही धूप में ज्यादा देर रखेंगे तो यह ग्रे कलर का अर्थात धूसर रंग का हो जाएगा। ग्रे कलर का हो जाएगा, मतलब ग्रे कलर का हो जाएगा मतलब हमको यह समझना है कि वह टूट गया है। किसमें टूट गया है? यह चांदी में और क्लोरीन में वह टूट गया है। ठीक उसी प्रकार बोलता है कि उसी प्रकार कहता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को भी रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? सूर्य प्रकाश में रख दीजिए। तो कहता है यह भी टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? तो यह सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं एक से कितना बन रहा है जो उत्पाद है? 2। यहां भी एक से कितना बन रहा है? 2। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई? तो यह वियोजन अभिक्रिया हो गई। इसी का जो है बताया जा रहा है। और यह कहता है कि यह जो अभिक्रिया है AgCl और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फोटोग्राफी होता है, इसको कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। वहां पे इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखे होंगे, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखे होंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। हम चलते हैं अपने अगले खंड की ओर। यह कह रहा है कि वियोजन तो हो रहा है, टूटना तो हो रहा है, लेकिन तोड़ने के लिए क्या क्या देखने को मिल रहा है? उष्मा की जरूरत पड़ रही है। अभी हमने देखा कि सूर्य प्रकाश का जरूरत पड़ रहा था, उसी में टूट रहा था, या विद्युत ऊर्जा से जो है टूट रहा था, है ना? तो उष्मा से और प्रकाश में अभी सोडियम क्लोराइड हमने देखा। विद्युत ऊर्जा से किसको तोड़े हैं? जल को तोड़े हैं विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारे को जो है आवश्यकता हमें पड़ता है। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ ऐसी भी रिएक्शन होता है जिसमें ऊर्जा का, उष्मा का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। हमने इसके पहले देखा कि कुछ अभिक्रिया में उष्मा निकलता है, तो उष्मा निकलता है तो उष्मा क्षेपी कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। यह बात हमने देखा है। अब कहता है कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि उष्मा का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, उष्मा को ले लिया जाता है, अर्थात उष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उष्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया जाता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें जो ताप है वह कम हो जाता है। ताप कम हो जाएगा और नहीं तो क्या होगा? काफी ठंडा उत्पन्न होगा, काफी ठंडक उत्पन्न होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को जिसमें ठंडापन या ठंडक उत्पन्न हो उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया? एक उदाहरण यहां आपको पूछा गया है, उसी का जवाब यहां पर है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें उष्मा का अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो हमारा तापमान है जो प्रोडक्ट का, वो काफी घट जाता है, काफी ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो गया तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा है, उसी का जवाब है बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराई जाए और थोड़ा सा उसको हीट दिया जाए। बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl को पढ़ना है अमोनियम क्लोराइड, BaOH2 को पढ़ना है बेरियम हाइड्रोक्साइड।
अब हो सकता है आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि यह BaOH2 कैसे लिखा गया, NH4Cl कैसे लिखा गया, या इसका बना BaCl2 ही क्यों लिख दिए। ये सारे का जवाब आपको मिलेगा जो है रासायनिक बंधन वाले चैप्टर में। जब आप जिस दिन रासायनिक बंधन अच्छे से पढ़ लेंगे उस दिन आप खुद ही लिखना जान जाइएगा कि BaCl2 ही क्यों लिखा जाता है ना। फिलहाल हम अपने चैप्टर पे कायम रहते हैं। तो यह जो है यह बेरियम क्लोराइड बनता है, NH3 अर्थात अमोनिया बनता है, और 2H2O अर्थात जल बनता है। तो यह इसमें देखा गया है कि इस अभिक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है, ठीक है। तो अगला खंड हमारा कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया, या कह रहा है इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन माने होता है निकाल देना, विस्थापन माने निकाल देना, है ना। जब ऐसी अभिक्रिया हो जो एक तत्व दूसरे को निकाल दे, आसान शब्दों में यही होगा कि एक तत्व जब दूसरे को निकाल दे, वैसी अभिक्रिया को कहना है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे भी कि किस प्रकार एक तत्व दूसरे को निकाल देता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप का सारांश ये है, ये एक परखनली है ना, ट्यूब है, उसमें कॉपर सल्फेट लिया गया है। ये है, इसमें कॉपर सल्फेट लिया गया है। कॉपर सल्फेट क्या है, तो यह जो है नीले रंग का विलयन है, नीले रंग का विलयन है। कौन? कॉपर सल्फेट। इसमें दिखाया गया है कि दो कील माने लोहे का कील को डाल दिया गया है, और सवाल पूछ रहा है कि कील पर और कॉपर सल्फेट पर क्या असर पड़ा उसको बताइए। अभिक्रिया आप समझ गए क्या पूछा जा रहा है? पूछा यही जा रहा है कि दो लोहे का कील को डाल दिए, कहाँ डाल दिए, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे होता है? नीले रंग का होता है। और लोहा में और कॉपर सल्फेट में क्या चेंजिंग आया, ये क्रियाकलाप से पूछा आपसे जा रहा है। तो ये चेंजिंग ये आता है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है, वह नीलापन उसका घट जाता है। नीलापन उसका क्या होता है? नीलापन घट जाता है। मतलब ज्यादा नीला था तो अब कैसा दिखेगा? कम नीला दिखाई पड़ता है। और जो Fe है अर्थात जो लोहा है वह भी कैसा हो जाएगा? तो थोड़ा भूरा कलर का हो जाएगा। तो यह तो दिखाई पड़ता है जब हम इसको प्रयोग करेंगे तब। तो होता क्या है, क्या रिएक्शन हो गया इसको, तो इसको हम आगे समझते हैं कि क्या होता है। कहता है कि ये लोहा का अभिक्रिया हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यह क्या बनाएगा? FeSO4। तो हम पढ़ेंगे इसको फेरस सल्फेट पढ़ेंगे, और किसको निकाल दिया? कॉपर को निकाल दिया। यहां देखिए फेरस थोड़ा ताकतवर है, अब ताकतवर है तो कॉपर को क्या किया? निकाल दिया। निकालने को ही कहते हैं विस्थापन, निकालने को ही कहते हैं विस्थापन। ये थोड़ा मजबूत आदमी था, ये कॉपर को निकाल दिया। कॉपर को निकाल करके SO4 के साथ अपने जुड़ गया और कॉपर को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ऐसे को कहते हैं, निकालने को ही विस्थापन कहते हैं। तो यह किसका उदाहरण हो गया? तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी पढ़ा जाता है। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी पढ़ा जाता है। और इसी के कारण आपने क्या देखा? इसी के कारण यही अभिक्रिया में आपने देखा कि जो नीला कॉपर सल्फेट का है वह थोड़ा सा कम नीला रह गया था, और जो कील था वह कैसा दिख रहा था? वह भूरा दिख रहा था। तो यही अभिक्रिया के कारण इस प्रकार हुआ था। और भी कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं का उदाहरण दे रहा है। जैसे कह रहा है कि जिंक का अभिक्रिया कराया गया कॉपर सल्फेट के साथ। अब जिंक थोड़ा मजबूत है, अब जिंक मजबूत है तो आपको अनुभव हो गया होगा कि क्या होने वाला है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या बन सकता है? जिंक सल्फेट बन सकता है और कॉपर बन सकता है। जिंक मजबूत है, कमजोर आदमी कॉपर को थोड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। तो जहां क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, धक्का दे दिया। तो यह क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और इसको पढ़ते हैं हम जिंक सल्फेट, इसे
पढ़ा जाता है। और भी कुछ है, Pb है प्लस CuCl2 है, PbCuCl2 है, तो इसको पढ़ना है कॉपर क्लोराइड। Pb किसका संकेत है आपको पता ही होगा, किसी आदमी को पता है? ये होता है सीसा का होता है संकेत, है ना, Pb। और इसको कहते हैं कॉपर क्लोराइड, इसको पढ़ना है कॉपर क्लोराइड पढ़ा जाता है, कॉपर क्लोराइड। अब यह देखिए क्या बना देगा, Pb भी थोड़ा मजबूत है, किससे मजबूत है? कॉपर से मजबूत है। तो देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह बनेगा PbCl2 बनेगा और कॉपर को निकाल के बाहर हटा देगा। तो इसको पढ़ना है, Pb को कहते हैं लेड, तो यह क्या हो गया? लेड क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड इसको पढ़ा जाएगा। तो यह सब जो उदाहरण है, यह सब विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। विस्थापन माने निकाल के बाहर कर देना ही विस्थापन है। अगले खंड में प्रवेश करें, जो कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या इसका परिभाषा देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का? द्विविस्थापन अभिक्रिया का है, जब कहता है जब दो आयनों का, जब दो आयन आपस में जुड़ जाए, दो आयन आपस में जुड़ जाए, ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक रिएक्शन से हम इसे समझ लेंगे कि किस प्रकार दो आयन, तो आयन दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों कैसे जुड़ जाएंगे, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन। इसे हम समझेंगे अगले पृष्ठ पर। यहां पे अभिक्रिया दिया है, एक अभिक्रिया से समझाने का प्रयास किया है। सोडियम सल्फेट को लिया गया है, उसके बाद बेरियम क्लोराइड को लिया गया है, तो यह बना देता है, बेरियम सल्फेट बना देता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, यह अभिक्रिया करा दिया कि सोडियम सल्फेट को ऐसी प्रकार लिखते हैं Na2SO4, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 और बेरियम सल्फेट को BaSO4, बेरियम सल्फेट को BaSO4 लिखा जाता है। अब यहां पर Ba पर जो आयन होता है, Ba पर जो आयन होता है डबल प्लस होता है। अब यहां पर डबल प्लस क्यों होता है आयन? एक सेंटेंस हम पीछे चलेंगे, आपको याद होगा, अगर जानकारी हो तो बेहतर है, नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट कक्षा में इसको चर्चा करेंगे। सोडियम के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हम इसको कहते हैं Na+, इसीलिए Na की सोडियम की वैलेंसी होती है एक होता है, क्योंकि सोडियम के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक होता है। जैसे Na का विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग देता है और क्या बनता है? Na+ बनता है। फिर कैल्शियम के बाहरी कक्षक में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, वह दोनों त्याग देता है तो बनता है Ca++। अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इसके लिए हम लोग एक लेसन लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसमें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह बता रहा है कि बेरियम ने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो यह बना है Ba++ बना है, और यहाँ पर Ba था और यहाँ पर SO4 है, तो SO4 पर क्या होता है? दो निगेटिव चार्ज होता है, SO4-, तो यही दोनों जुड़ गया है। यहाँ देखिए दो आयन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? दो आयन जुड़े, तो दो आयन जब जुड़े तो इसको कैसा अभिक्रिया कहना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहना है। आप गौर से देखिए, Ba++ और SO4-, जिस पर आयन था दोनों आयन वाला जुड़ गया है, दोनों आयन वाला जुड़ गया है, इसीलिए यह कैसा अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, यह उदाहरण हो जाएगा। अब लगभग हम अंतिम खंड में ही चल रहे हैं। हमारा यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेट होके 2 मिनट एकाग्रचित होके आप इसको समझने का प्रयास करेंगे।
अगले खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसको कहते हैं उपचयन। उपचयन, तो उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा यह आपका कंसंट्रेशन खोज रहा है, तभी आप इसको समझ पाइएगा अच्छे से। और एक है अपचयन, तो अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन कहा जाता है। पहला हो गया कि उपचयन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। किसको कहते हैं उपचयन, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो कहता है ऑक्सीजन O2 का जोड़, या लिखे थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, यहां लिखते हैं ऑक्सीजन का जोड़ या हाइड्रोजन का ह्रास। हाइड्रोजन लिखे हैं, हाइड्रोजन का ह्रास, तो ह्रास माने होता है घटना। ऑक्सीजन जब जुड़े या हाइड्रोजन घटे उसको कहना है उपचयन। बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि ऑक्सीजन का जब जोड़ हो, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए उसको कहना है उपचयन या ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की संख्या घट जाए उसको कहना है उपचयन या ऑक्सीडेशन कहना है। अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन रिडक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें कहता है कि ऑक्सीजन घटे, ऑक्सीजन हटे या घटे और क्या हो, हाइड्रोजन बढ़े, तो इसको क्या कहना है, अपचयन रिडक्शन कहना है। इस पर आप 2-4 बार इसको रिवाइज करके कर लेंगे तो आसानी से सारे अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हम देखते हैं अभिक्रिया दिया हुआ है, कहता है कि 2Cu + O2 क्या बनेगा, 2CuO बनेगा, है ना, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब यहां पे आप खुद देखिए कि कॉपर में ऑक्सीजन का हो रहा है, क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है कि घट रहा है, जोड़ हो रहा है। अब जोड़ हो रहा है तो कॉपर का क्या कहना चाहिए, उपचयन की अपचयन, बिल्कुल उपचयन कहिए या आप इसको ऑक्सीडेशन कह दीजिए। और कॉपर को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड बनता है और इस पर काला रंग का यह दिखने लगेगा, माने तांबा का कोई बर्तन, कॉपर माने तांबा का कोई बर्तन छोड़ दिए खुला में तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तो CuO बना दिया और आपको दिखने लगेगा, काले रंग का दिखने लगेगा, है ना, काली परत चढ़ जाती है। यहां भी लिखा हुआ है काली परत चढ़ जाती है, तो काला रंग का वो आपको दिखाई देने लगेगा। यहां हमारा उद्देश्य था कि ऑक्सीजन जुटा तो हमको क्या कहना चाहिए, यह उपचयन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब यहां पर एक और अभिक्रिया दिया है, कहा है कि एक और अभिक्रिया हम लिख लेते हैं कि CuO है, कॉपर ऑक्साइड है जो बन गया है कॉपर ऑक्साइड, उस पर जो है हाइड्रोजन जो है प्रवाहित किया गया है। अब प्रवाहित किया गया हाइड्रोजन गैस, तब यह रिएक्शन क्या देता है, Cu देता है प्लस H2O देता है। अब जरा इसको देखिए, CuO से देखिए Cu को, अब इसमें देखिए कि ऑक्सीजन हटा कि जुड़ा, हटा तो हटने को माने ऑक्सीजन घटा या हटा, तो हटने को कहना चाहिए अपचयन। तो CuO का क्या हुआ, माने कॉपर ऑक्साइड का पूछेगा क्या हुआ तो आप क्या कहिएगा, अपचयन हुआ, अर्थात रिडक्शन हुआ। कुछ और उदाहरण होगा अगले पृष्ठ पर, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण लेकर के दिखा रहा है, देखिए CuO है प्लस H2 है, फिर उसी अभिक्रिया को लिखा गया है Cu है प्लस H2O है। देखिए अब एक बात बताइए कि CuO के हिसाब से कॉपर को देखिए, अगर आप पूछेगा कि CuO का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो हमारा जवाब होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है और ऑक्सीजन हटने को क्या कहना है, रिडक्शन। तो यह क्लियर है कि इसको हम कहेंगे अपचयन कहिए या इसको रिडक्शन कहिए, माने किसका रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। अब H2 का देखिए तो H2O तो क्या हो रहा है, H2O कुछ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है,
ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या नाम दिए हैं? उपचयन। तो उपचयन या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यह जो अभिक्रिया है इसमें अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा है। वैसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ हो वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। याद रखना है क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? अभिक्रिया कि जिसमें अपचयन अपचयन और उपचयन दोनों हो, एक ही अभिक्रिया में दोनों हो, ऐसे को कहना है रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अपचयन और उपचयन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ अन्य उदाहरण भी दिया है, जैसे देखिए ZnO+C ये बना रहा है जिंक प्लस CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अब देखिए ZnO से जिंक को जरा देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको क्या कहना चाहिए? इसको कहना चाहिए अपचयन कहना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? रिडक्शन कहना चाहिए। और C में देखिए तो क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो कार्बन का क्या कहिएगा? कार्बन का क्या हो रहा है? तो कार्बन का हो रहा है उपचयन बोल दीजिए या बोल दीजिए ऑक्सीडेशन बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देखिए, इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। MnO2 प्लस आपका दिया है 4HCl यह बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, प्लस बना रहा है 2H2O प्लस Cl2 बना रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर हमको देख के बता सकते हैं कि MnO2 में आप देखिए MnCl2 को देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन हट गया। अब ऑक्सीजन हट गया तो पूछेगा कि मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ? तो ऑक्सीजन हट गया तो क्या कहिएगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो ऑक्सीजन हटने को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो हिंदी में कह दीजिएगा कि अपचयन हुआ, इंग्लिश में कह दीजिएगा कि रिडक्शन हुआ, यहां पर कह देंगे। अब एक बात बताइए कि HCl से जरा यहां गौर कीजिएगा Cl2 पर, तो यहां पर कुछ हट रहा है, तो यहां पर हट रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हट रहा है तो हाइड्रोजन घटने को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन हटने को कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप हम पीछे एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए कि हाइड्रोजन का ह्रास माने ऑक्सीजन का जोड़ और हाइड्रोजन का घटना ह्रास को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन उपचयन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 4HCl को देखिए और Cl2 को देखिए, हट रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन घट रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसको क्या कहना चाहिए? HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, हिंदी में इसको कहते हैं उपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। अब हम बिल्कुल ही अपने अंतिम खंड में पहुंच गए हैं। एक उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे, हमको लगता है बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। ये कह रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में आप देखे थे Mg+O को देखे थे, ये बन गया था MgO। तो पूछ रहा है इसे बताइए तो कैसा अभिक्रिया है? उपचयन है कि अपचयन है? तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जोड़ को हमको क्या कहना चाहिए? उपचयन ना, उपचयन या ऑक्सीडेशन कहना चाहिए। तो यही पूछना चाह रहा था, तो बहुत ही आसान था। अब हम विचार कर रहे हैं अपने अंतिम खंड में। कह रहा है कि संक्षारण क्या होता है? कहता है कई चीजों से संक्षारण हो जाता है। अगर किसी धातु की चीजों को अगर वायु में रख दिया जाए, अम्ल में रख दिया जाए, तो क्या होता है? रिएक्शन करके वह वस्तु घटने लगता है, वह वस्तु संक्षारित हो जाता है, खराब होने लगता है। कुछ चीजों का परत चढ़ जाता है, तो लोहे पर भी परत चढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं जंग लगना। तो वस्तु क्या हो जाता है? धीरे धीरे खराब हो जाता है, चाहे वह लोहा का वस्तु हो, चाहे वह तांबा का वस्तु हो, चाहे वह चांदी का वस्तु है। अलग अलग चीजों से रिएक्शन करके जब यह वस्तु खराब हो जाता है, ऐसे चीजों को
इस घटना को हम नाम देते हैं संक्षारण या कोरिजन कहा जाता है। अब हम करते हैं बात, कहता है कि आप लोहा को क्या देखते हैं, आप लोहा पर देखते होंगे क्या लग जाता है, लोहा पे अगर उपस्थित हो जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाए और नमी की उपस्थिति हो जाए तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने से लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है। तो लोहे का क्या हो गया, संक्षारण हो गया। उसके बाद चांदी को छोड़ दीजिए, अब चांदी को छोड़ दीजिए तो सल्फर से अभिक्रिया करेगा, किससे, सल्फर से, सल्फर से अभिक्रिया करेगा और जो है यह कैसा बन जाएगा, तो काला परत चढ़ जाएगा, है ना, काला परत दिखने लगेगा सल्फर का, माने Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है चांदी पर। चांदी का कोई गहना होता है, कुछ दिन छोड़ दीजिए तो वह वायुमंडल में मौजूद सल्फर से रिएक्शन करके काला हो जाता है। तो काला हो गया तो वह रासायनिक रूप से क्या बनाया, सिल्वर सल्फाइड बनाया, माने चांदी सल्फर से अभिक्रिया करके क्या बन गया, काला हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। फिर कॉपर जो है, कॉपर अभिक्रिया किससे करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, तो सबसे तो पहले बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड जो है वह अभिक्रिया किससे कर लेगा, CO2 से कर लेता है ना। अब CO2 से अभिक्रिया करेगा तो यह जो है इस पर कैसा परत चढ़ जाता है, तो इस पे हरा परत चढ़ जाता है, और हरा परत चढ़ने से क्या हो जाता है, माने CuCO3 बन जाएगा। तो हरा परत चढ़ जाने से धातु संक्षारित हो जाता है, धातु अपने सही रूप में नहीं रह पाता है, धातु का नाश हो जाता है। इसीलिए संक्षारण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या होता है, इससे धातु का विनाश होता है ना। तो बड़े बड़े पुल जो है लोहे के बने होते हैं तो वह भी खराब होते हैं, देश का नुकसान होता है। इसलिए संक्षारण से बचाया जाना आवश्यक है। अब संक्षारण से बचाए जाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकांश चीजों पर हम क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। पेंट चढ़ाने से क्या होगा कि वह जो है वायुमंडल के संपर्क में नहीं आएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, तो नया चीज जो है उस पर नहीं बनेगा। कभी कभी जिंक का लोहे पर, खासकर लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक का, जिसे हम कहते हैं जस्तीकरण कहा जाता है। तो यह भी क्या किससे बचाएगा, तो यह भी हमें संक्षारण से बचाएगा। अब बात करें अंतिम, हम आज टॉपिक जो है हमारा अंतिम बिंदु पे चर्चा करेंगे टॉपिक का, उसका नाम है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। बहुत ही आसान है, 2 लाइन में करके आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। जितना भी वसा युक्त चीज है, माने फैट वाला चीज है, वसा युक्त, चर्बी युक्त चीज है, तो चर्बी युक्त, वसा युक्त, घी, डलडा, रिफाइन, ये सब क्या है, वसा है, चर्बी है। इसमें अगर ऑक्सीजन का संयोग हो जाए, ऑक्सीजन का संयोग हो जाए तो सभी वस्तुओं जो है खराब हो जाता है, क्या आता है, गंध आ जाता है। इसीलिए वसा युक्त, चर्बी युक्त चीजों को हमें बचाना है, किस चीज से, ऑक्सीजन से बचाना पड़ता है, ताकि वह खराब ना हो, उसमें कोई स्मेल या गंध न आ जाए। इसीलिए आप लोग खाते हैं कुरकुरे के पैकेट में या चिप्स के पैकेट में, तो वह सब भी तो तैलीय चीजों में छाना भुना जाता है। तो उसमें से क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को निकाल देता है ना, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, निकाल देता है, कि अभिक्रिया करेगा तो चिप्स खराब होगा, कुरकुरे खराब होगा, तैलीय चीज में रहता है। तो एक दूसरा गैस भर देता है, नाइट्रोजन गैस भर देता है, नाइट्रोजन गैस भर देता है। तो नाइट्रोजन गैस भर देता है तो नाइट्रोजन गैस बहुत कम अभिक्रिया करता है, 9 के बराबर अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, कुरकुरे, चिप्स आदि पैकेट में खराब नहीं होता है। तो इसी कारण से नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा था वह समझ में आया होगा। जरूर इसको लिखिए, रिवीजन कीजिए, और लोगों को भी आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि मंथन क्लासेस का जो यह प्रयास है सार्थक हो पाए।
तो आपसे भी हम उम्मीद करेंगे कि कुछ हेल्प मिले, ताकि अपने दोस्तों को आप बताएं। बाकी ये जो जितने भी प्रश्न है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं हम लोग मिल करके, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, है ना। चलते हैं पेज नंबर 1।